नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। और आज की 3 बड़ी खबरें आपको बता दें। पहली खबर है, सबसे अहम खबर कि बिहार में लॉकडाउन हट गया है। इतने दिनों बाद बिहार में जो लॉकडाउन की मियाद थी उसे खत्म कर दिया गया है, लेकिन अभी भी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। जिस तरह से हमने देखा बिहार में कोरोना केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं, उसके बाद सीएम नीतीश ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि बिहार में अब लॉकडाउन खत्म हो गया है। भाई बात करें अगर दूसरी खबर की, तो दूसरी खबर आपको बता दें कि बिहार के बांका में मंगलवार की सुबह एक मदरसे में विस्फोट हुआ, जिस वजह से वो मदरसा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हालांकि हादसा किस वजह से हुआ है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। वही तीसरी खबर जो किसानों के लिए अहम है, बता दें आपको कि लॉकडाउन की सबसे ज्यादा जो मार पड़ी थी वो पड़ी थी किसानों पर। लेकिन अब जो झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जो छूट दी गई है अनलॉक 1 के तहत, किसानों को काफी उम्मीद है कि उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। तो ये है आज की 3 बड़ी खबरें, इन पे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बिहार में अनलॉक की हुई शुरुआत। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। अभी भी जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। बांका में मदरसे के पास जबरदस्त धमाका। धमाके से मस्जिद पूरी तरह ध्वस्त। विस्फोट की वजह अभी साफ नहीं। मधुबनी के झंझारपुर एसडीओपी ने अनुमंडल के सभी थाना अध्यक्षों के साथ की बैठक में अपराध की मौजूदा स्थिति पर चर्चा। एसडीपीओ के थाना प्रभारियों को दिए दिशा निर्देश। भोजपुर में बालू से लदे ट्रकों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह का खुलासा। खाकी की आड़ में होती थी अवैध वसूली। एसपी ने साहर के थाना अध्यक्ष को किया निलंबित। बिहार में कोरोना महामारी को रोकने के उद्देश्य से लगाया गया लॉकडाउन हटा लिया गया है। इस बात का फैसला मंगलवार को बिहार सरकार की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया। दरअसल पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार सरकार कोविड-19 के केस कम होने की वजह से लोगों को लॉकडाउन से राहत दे सकती है। मंगलवार को बिहार सरकार की महत्वपूर्ण बैठक में लॉकडाउन को हटाने के फैसले पर मुहर लग गई। हालांकि अभी भी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बिहार में कल से कैसा होगा लॉकडाउन? लॉकडाउन खत्म, अनलॉक बिहार। बिहार में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक तो बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया है। हालांकि अभी भी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। तो जिस तरह से बिहार में कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा है, उसके बाद अब सीएम नीतीश ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में अब से लॉकडाउन खत्म होगा, लेकिन अभी भी भीड़ भाड़ से बचने की आवश्यकता है, ऐसा कहना है सीएम नीतीश कुमार का। तो बिहार में लॉकडाउन आखिरकार खत्म हो गया। आपको बता दें 5 मई से बिहार में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब लॉकडाउन को खत्म करके अब जो सिर्फ नाइट कर्फ्यू है वो जारी रहेगा। और आपको बता दें दुकानों को भी जो खोलने का समय था उसे भी बढ़ा दिया गया है। और क्या कुछ छूट दी गई है इसमें वो भी हम आपको बताएंगे। तो बिहार में लॉकडाउन की समय सीमा को खत्म कर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी भी भीड़ भाड़ से बचने की आवश्यकता है। तो हालांकि सरकार ने आपको छूट तो दे दी है, लेकिन अभी भी आपको कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की आवश्यकता है। बिहार में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेगी। तो दुकानों को जो खोलने का समय था वो अब बढ़ा दिया गया है। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे। जुलाई तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। तो वही 50% कर्मचारियों के साथ सरकारी दफ्तर खुल सकेंगे। 50% कर्मचारियों के साथ निजी कार्यालय भी खुल सकते हैं। तो यानी कि दोनों सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं। और ये दोनों कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे। वही कृषि संबंधी दुकानें रोजाना खुलेगी। तो इससे किसानों को भी ज्यादा राहत मिलेगी। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी सुबह 7 से रात 9 बजे तक होगी।
इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जेडीयू एमएलसी भीष्म साहनी जी जुड़ चुके हैं। भीष्म जी हसैल, आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। भीष्म जी, अब हम अनलॉक की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस बनाई गई है कि लोगों को अभी भी पालन करना है उनका, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसके लिए सरकार की क्या तैयारी है? हाँ, हेलो। हाँ जी भीष्म जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच रही है, बोला जाए। भीष्म जी, मेरा सवाल ये है कि अब बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया है, तो अभी भी जो गाइडलाइंस का जो पालन होना है कि तो वो कैसे होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उन सभी गाइडलाइंस का? ये उसमें जो सरकारी तंत्र है, जो पुलिस महकमा के लोग हैं, प्रशासनिक जो लोग हैं, वह गाइडलाइन का एकदम पालन जो है कराना है उनको, और गाइडलाइन का पालन होगा। और जनता को जो कोरोना महामारी का जो डर जो है बहुत कम जो हुआ बिहार में लॉकडाउन के चलते, तो अब जनता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसमें छूट दी गई है, ढील दी गई है। लेकिन जो गाइडलाइन जो है कोरोना का, उसका पालन रात्रि कर्फ्यू वाला जो है वो पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी जो है उसको पालन कराएंगे। भीष्म जी, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर फिर से लोगों ने छूट देने के बाद लापरवाही बढ़ती तो एक बार फिर से कोरोना केसेस बढ़ सकते हैं, एक बार फिर से हम जीरो पे आ सकते हैं। और हमने अभी लॉकडाउन में कई ऐसी तस्वीरें वीआईपी न्यूज के माध्यम से भी दिखाई थी कि लोगों की लापरवाही कैसे हो रही है। तो आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि लोगों की लापरवाही को हम कंट्रोल करेंगे? देखिए, सरकार अपने स्तर से और पंचायत स्तर तक जो है लोगों को जागरूक जो है माने कर रही है, और बहुत हद तक जो है लोग जागरूक हुए भी हैं, मास्क लगा रहे हैं और 2 गज की दूरी का पालन कर रहे हैं, भीड़ भाड़ से बच रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है इस पर हम लोग काबू पाए हैं, और हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी जो है काबू पाएंगे जो है इस चीज को जो है। इसी बीच हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो नीतीश कुमार ने आज फैसला लिया है कि बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया है, तो क्या आप उस फैसले से संतुष्ट हैं? देखिए, इतने दिन से जो लॉकडाउन के लगाया गया हाई माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर, तो उससे बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ। लॉकडाउन किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लॉकडाउन उस पर काबू पाने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सकता। नीतीश कुमार जी ने जो ये लॉकडाउन को ओपन किया है, वो आर्थिक स्थिति को, लोगों को आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ नीतीश कुमार जी को जो इसके रोकथाम के लिए जो अस्थायी उपाय है वैक्सीनेशन, उस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि अब मैंने देखा कि कल से परसों से टीका एक्सप्रेस चल रही है। टीका एक्सप्रेस चल रही है, लोगों को और टीका है नहीं। हमें समझ में नहीं आता है कि नीतीश कुमार जी कैसे इस पर काबू पाएंगे लॉकडाउन हटाने के बाद। सबसे बड़ी समस्या इसका जवाब मैं भीष्म जी से ले लेती हूँ। भीष्म जी, वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारी है सरकार की? टीका एक्सप्रेस सिर्फ खाना पूर्ति के लिए शुरू कर दिया, उसमें कितनी खराब गाड़ियां शामिल की गई थी, हमने अपने वीआईपी न्यूज के जरिए भी दिखाया था। खासकर अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो वहां पर कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, हमारे अरुण जी जो बोल रहे हैं, हमारे विधायक की ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, वह जो है सेंटर जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर और मंडलीय अस्पताल या सदर अस्पताल जाने में उनको असकत होता था। उसके लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीका एक्सप्रेस चलाया कि हम घर घर जाके जो है वैक्सीनेशन का काम करेंगे, और निश्चित रूप से जो है इससे लाभ हो रहा है। और हम विपक्ष के अपने साथी लोग से आग्रह के साथ, निवेदन के साथ कहेंगे कि जो कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं वैक्सीनेशन के बारे में, उसको भी उन लोग भी सहयोग करें, ताकि बिहार को जो है कोरोना से हम लोग मुक्त कर सके। ये सबकी जवाबदेही है, जिम्मेवारी है। और हम लोग घर घर जो है, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी घर घर जो है टीकाकरण जो है वैक्सीनेशन कराने के लिए टीका एक्सप्रेस जो चला रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें सफलता जो है मिलेगा।
अरुण जी, आपके पास आऊंगी, तो क्या विपक्ष सिर्फ और सिर्फ सियासत करेगा कि जो सीएम जो भी फैसले लेंगे उसको लेके सियासत बढ़ती जाएगी लेकिन क्या विपक्ष अनलॉक में नियमों का पालन करवाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी तरफ से कुछ कदम नहीं उठाएगा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल शुरू से ही जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सबसे पहले आप देखे होंगे कि जैसे ही कोरोना का महामारी का जो असर बिहार में फैला तो राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पूरे कार्यालय को लॉकडाउन कर दिया। पूरे कार्यालय हर एक जगह के जितने जिले में थे सबको बंद करवा दिए और लोगों से कहा गया कि जाकर के आप लोगों को बीच में, अगर सरकार लॉकडाउन नहीं लगाई हुई थी तो भी हम लोग ने सभी लोगों को घर में रहने की सलाह दे रहे थे। और आज देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि ये समस्या का समाधान नहीं है। अब विपक्ष टीका तो ला करके विदेश से ला करके तो दे नहीं सकता है। अभी नरेंद्र मोदी जी, अगर लॉकडाउन समाधान नहीं है तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था कोरोना को रोकने के लिए? सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 6 माह लेट कर दी वैक्सीन के ऑर्डर देने में, जिसके कारण ये स्थिति पूरे देश में फैल गई। और उसके बाद दूसरी गलती क्या कर दी है कि अब 18 से ऊपर वाले लोगों को कह दिए कि अब स्टेट खरीदेगा। जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने चाबुक चलाया और पूरे जनता में जब ये खराब मैसेज आने लगा और उस खराब मैसेज के कारण उन्होंने बंगाल चुनाव को हार गए और अब आई बारी उत्तर प्रदेश की, तब जाकर के नरेंद्र मोदी की नींद टूटी और जाकर के वो अब जाकर के कह रहे हैं कि नहीं, अब राज्यों को भी हम मुफ्त में टीका देंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि सरकार काम करे अच्छे से, विपक्ष का सहयोग। विपक्ष ये बात के बार कह चुकी थी, सभी को लिख के दे चुकी थी कि नहीं, आप राज्य सरकार के जिम्मे मत छोड़िए। सब पूरा विपक्ष है, कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आरजेडी, कम्युनिस्ट पार्टी, सब लोगों ने लिख के दिया। उस समय इन्होंने नहीं बात मानी। विपक्ष की भी बात मानी नहीं चाहिए ना। विपक्ष किस लिए होता है? विपक्ष सरकार का सहयोग करने के लिए होता है, विपक्ष आवाज उठाने के लिए होता है। लेकिन विपक्ष जैसे ही आवाज उठाएगा तो ये कह देंगे कि वो तो राहुल गांधी पप्पू है। अरे क्या बात है, आपको विपक्ष क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज वही पप्पू जो बोल रहा था वही आप काम कर रहे हैं। बीच में जी एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, अगर विपक्ष कोई अच्छा सुझाव देता है तो उसे मानने में क्या हर्ज है? जी, एक देखिए, सत्ता और विपक्ष दोनों, अगर सत्ता पक्ष के लोग अच्छे काम करते हैं, आज नीतीश जी ने लॉकडाउन तोड़ा तो उसका स्वागत होनी चाहिए। ये अब बहुत कोरोना का केस कम गया है तो हमेशा तो लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता, लेकिन हाँ, लोगों को वैक्सीनेशन जरूरी है। नहीं तो फिर से अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो फिर से तीसरी लहर तेज पकड़ेगी और तीसरी लहर की तैयारी नीतीश कुमार जी को अभी से करनी होगी। ये लॉकडाउन समाप्त करने के बाद तीसरी लहर की तैयारी अगर हॉस्पिटलों में नहीं होगी, हॉस्पिटल में व्यवस्था दुरुस्त नहीं होंगे, ऑक्सीजन चढ़ाने वाले लोग नहीं होंगे, वेंटिलेटर चालू करने वाले लोग नहीं होंगे, तो क्या होगा? नीतीश जी, हम आपके अच्छे काम का हम स्वागत करेंगे और आप हॉस्पिटल की स्थिति को सुधारिए, हॉस्पिटल को बढ़िया करिए कि आने वाले तीसरी लहर मौका अभी है। अभी लॉकडाउन की जो अनलॉक आप कर रहे हैं उससे ये अभी जो सरकार, अभी जो कोरोना का मार कम हुआ है उसमें आप अपने हॉस्पिटल को अच्छा से सुधार कीजिए, जिससे कि आने वाली लहर। विपक्ष को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए राजनीति करने के बजाय। अरुण जी, बीच में जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बिहार के बांका में एक मदरसे के पास जबरदस्त धमाका हुआ है। इस धमाके की चपेट में आकर मदरसा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अफसर पहुंच गए हैं। अभी धमाके की वजह क्या है वो साफ नहीं हो पाया है। कई तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन पुलिस ने अभी किसी बात की पुष्टि नहीं की है। इस मामले में एसडीपीओ डीसी श्रीवास्तव ने बताया कि बम विस्फोट या गैस सिलेंडर विस्फोट में मकान ध्वस्त हुआ है। इसकी जांच की जा रही है।
आवाज लखन ने यान दिए तूफान लखन पूरा अन्हार हो गलो एकदम हम नो डोले लागल के एकदम अच्छा अच्छा। पूरे एकदम सुबह का कितना बज रहा था? 8 बजे। 8 बजे। हाँ। तो बच्चा ये लोग भी था मदरसा में? लॉकडाउन का अखनी 2 महीना छुट्टी छने पर कोई आदमी नहीं था? कौन छले एको गो बस ऐसे ही विस्फोट हो गया। ये कौन छले लॉकडाउन कौन छले मत। आप अभी देख पा रहे हैं कि मैं बांका क्षेत्र के नबटोलिया गांव में हूं, जहां पर की मस्जिद है और मदरसा है, जहां पर की एक बुरे तरीके से विस्फोट हुआ है, जिसका कारण अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन आप स्थिति को देख के समझ पाएंगे कि कितनी बुरी तरीके से ये विस्फोट हुआ है। लोगों का कहना है कि सिलेंडर का विस्फोट हुआ है, लेकिन लगता नहीं है कि ये सिलेंडर का विस्फोट है, ये कुछ गलत ही विस्फोट हुआ है। अब ये एसपी साहब ने बताया कि जांच टीम आएगी और बताएगी कि किस कारण से विस्फोट हुआ है और कितने लोग जख्मी हैं, ये अभी पता नहीं चल पाया है। जी धन्यवाद। मैं राजीव, बांका नबटोलिया। खबर पर ज़रा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे वहां पर लोकेशन पर अभी कैसी हलचल है, वहां पे क्या मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं? जब मैं वहां पर गया मैडम, तो मैंने वहां पर देखा कि वहां एसपी साहब पहुंच चुके थे और वो निरीक्षण कर रहे थे कि ये विस्फोट कैसे हुआ है, लेकिन उनको इस चीज की जानकारी ठीक से नहीं लग पाया कि किस कारण से विस्फोट हुआ है। तो उन्होंने अपने बाइट में सूचना में बताया कि अभी एसएसएल टीम आने वाली है और ट्रैकर आएंगे, जिससे ये पता चल पाएगा कि ये विस्फोट सिलेंडर का विस्फोट है या बम का विस्फोट है, किस कारण से हुआ है। लेकिन मेरे अनुमान से जो लगता है कि ये सिलेंडर का विस्फोट नहीं हुआ है, क्योंकि पूरा बिल्डिंग धराशायी है, पूरा जो मदरसा है वो उसका एक भी ईंट नहीं बचा हुआ है। सारा आप देख पा रहे हैं कि पूरा बिल्डिंग धराशायी है। अभी नीचे मलबे में लोग हैं या नहीं है, इससे अभी ये नहीं पता चल पा रहा है जब तक कि ट्रैकर टीम वो जांच नहीं करेगी। तो और इसी से ओम राजीव, कितने लोगों की जख्मी होने की खबर है? किसी की मौत की भी खबर आई है अभी तक सामने? अभी क्लियर तो नहीं हो पाया है, लेकिन अगल बगल के गांव के लोगों का कहना है कि हो सकता है कि मौलवी एट द स्पॉट मतलब उनकी मौत हो गई हो, जो कि बगल के किसी प्राइवेट खड़ियारा एक जगह है जहां पर कि उन प्राइवेट डॉक्टर रहते हैं। हो सकता है कि उनको वहां लेके गया हुआ हो, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में ये लोग नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि ये अवैध है, इसलिए। और 15 से 20 लोगों का हताहत होने की चांसेस हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मदरसे में बच्चे पढ़ने आते थे, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं आते थे, तो अभी क्लियर नहीं हो पाया है मैडम। ओम राजीव, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब वहां पर ये विस्फोट का आवाज सुनाई दी होगी तो गांव जो आसपास के लोग हैं उनमें किस तरह से दहशत फैल गई होगी? वहां पर किस तरह से अफरा तफरी का माहौल मच गया था? वहाँ बहुत भयावह माहौल है। जो वहाँ पर के उनके कौम के लोग हैं, उन लोगों का तो कहना था कि पूरा बादल में आंधी जैसा पूरा अंधेरा छा गया था। पूरा अगल बगल के गांव के जो भी बिल्डिंग थे वो भी डोल रहे थे, मतलब भूकंप जैसा हो रहा था स्थिति। मतलब उस मदरसे के अगल बगल में जितना भी घर था वो सब डोल रहा था। उससे जो आगे 1 किलोमीटर के दौरान भी जो गांव है वो जगह भी इतना धाराशायी लग रहा था कि उन लोगों का कहना था कि बहुत बेकार, बहुत ऐसा स्थिति मैंने कभी नहीं देखा था। और उन लोगों का कहना था कि 5 किलोमीटर तक इसकी आवाज गई होगी करीब। राजीव, क्या अभी तक धमाके की पीछे की वजह कुछ स्पष्ट रूप से पता चल पाई है? चलिए, लगता है राजीव से संपर्क टूट गया है। आपका शुक्रिया बहुत बहुत तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। कोरोना महामारी का कहर पिछले 1 साल से लगातार अपना कहर बरपा रहा है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव को बर्बाद करके रख दिया है। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दूसरे लहर के संक्रमण को फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके कारण किसानों की सब्जी का उचित मूल्य नहीं मिलने से किसानों की हालत काफ़ी खराब हो गई। तो वही अनलॉक 1 में किसानों को अपनी फसल को लेकर एक बार फिर से उम्मीद जगी है। तो अभी 9 मतलब जिला में तो अभी बंधन में लगे हुए हैं ये सरकार का, लेकिन उम्मीद में किसान लगे हुए हैं कि फिर बाजार अच्छा पटरी में आके चलेगा। इसी उम्मीद पर फिर किसान खेती लगाना चालू कर दिया है। अभी बाजार का रेट तो थोड़ा मोड़ा उठा है, लेकिन समझिए कि सब्जियां पूरा खराब हो गया पानी में। ये जो तूफान आया ये बहुते बर्बाद कर दी। लॉकडाउन बीमारी थोड़ा कम हो रहा है तो लॉकडाउन भी थोड़ा थोड़ा कम सरकार कर रही है। बात रही कि इस बार लॉकडाउन में भी तो हम लोग फसल ने मार खाए और फसल भी हुआ था तो हम लोग को सही रेट नहीं मिला। और ऐसा तूफान एक आया, यस बोलते हैं, तो हम लोग की यसे कर दिया, सब चीज़ ले ही डूबा।
हाँ, हल्का फुल्का हम लोग ड्रिप ने जैसे लगाए थे खेती, तो वो सब थोड़ा सा बचा। बाद बाकी जो खुला खेत में लगाए थे वो जबरदस्त हम लोग को। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड में जब अनलॉक 1 की प्रक्रिया चल रही है उसमें किसानों को किस तरह की राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए नूपुर, अगर किसान जगत की बात करें तो सरकार यह भी चाहती है कि किसानों को हर एक वो सुख और सुविधा मुहैया कराया जाए जिससे किसानों की ज़िंदगी बेहतर ढंग से चले, किसानों की ज़िंदगी पटरी पर आ जाए। लेकिन कोरोना को देखते हुए पाबंदियां लगाई गई थी। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया था। सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक ही सब्जी बाजार लगाने की अनुमति दी गई थी, जिसके कारण क्या होता था कि उनकी सब्जियां ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाती थी। क्योंकि अगर पहले की बात करें, 2020 की बात करें, चाहे वो 2021 की शुरुआती दौर की बात करें, जब कोरोना उतना पीक पर नहीं था, जब सब्जी दुकानों को देर रात तक खुलने की अनुमति थी, तब उनकी सारी सब्जियां बिक जाती थी। लेकिन अभी जो तस्वीर मौजूदा है झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेते हुए, सभी जिलों में 2 बजे तक ही सब्जी लगाने की अनुमति लोगों को दे रखी है सरकार ने। और जिसके बाद 2 बजे के बाद जो भी सब्जियां बच जाती थी, या तो वो सड़क पर फेंक देते थे या तो वो सूख कर बर्बाद हो जाती थी, जिसका कारण किसानों को काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ा था। किसान परेशान थे। उसी बीच नूपुर, एक दौर याद होगा आपको, आज से ठीक 10 दिन पहले यास तूफान ने जो कहर मचाई है पूरे देश में, झारखंड में उससे अछूता नहीं है। झारखंड के किसान कह सकते हैं उस यास तूफान में बर्बादी का आलम बखूबी देखने को मिला था झारखंड में। और जिस तरीके से किसान परेशान थे, उनके लाखों के फसलें बर्बाद हो गई थी। हालांकि झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने झारखंड के किसानों को यह आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द उनकी सारी जो जितनी भी परेशानियों का सामना वो कर रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। और सरकार उनसे आकलन मांगी थी कि कितनों का फसल आपका बर्बाद हुआ है, उसकी पूरी जमा राशि सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। हालांकि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दावे तो कर दिए थे, लेकिन जिस तरीका से झारखंड में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए जब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया था तो किसानों पर इसका असर बखूबी देखने को मिला था। किसान परेशान थे और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान थे वो बेहद परेशान नजर आ रहे थे। जी शुभम, एक तो कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, ऊपर से यास तूफान का कहर, तो ऐसे में जो किसानों को नुकसान हुआ है, खासकर आर्थिक नुकसान जो हुआ है, उससे क्या किसानों के लिए उबर पाना इतना आसान हो पाएगा? देखिए, अभी परिस्थितियां किसी के लिए भी आसान नहीं है कि वो इस महामारी के दौर में एकदम अपने पैर पर खड़ा हो जाए। क्योंकि किसान लगातार जिस तरीक़ा से मौसम की तब्दीलियां कह लें, चाहे वो कोरोना काल के महामारी के दौर में जो आर्थिक संकट देश में देखने को मिली उसे कह लें, किसान पूरे तरीक़े से अपने बैकफुट पर नज़र आ चुके थे। शायद इसी वजह से सब्जियां तो पर्याप्त मात्रा में थी, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ग्राहकों के मन में भी कोरोना का डर सता रहा था और शायद इसी वजह से ग्राहक अपने घर से नहीं निकल रहे थे। किसान के लिए ये पहली परेशानी थी। दूसरी परेशानी मौसम किसान के लिए कहीं ना कहीं तबाही का स्वरूप लेके आया था, जो कि यास नाम से आया था। तीसरी बात करें तो जिस तरीक़ा से फसलों की जो बर्बादी हुई थी, किसानों को यह अनुभव भी नहीं था कि ऐसा मुसीबत आएगा जिनसे उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि झारखंड में जब यास तूफान आया था तो लगभग 50 घंटे से ज़्यादा वर्षा, मूसलाधार बारिश देखने को मिली थी, जिसके कारण किसानों को काफ़ी नुकसानों का सामना करना पड़ा था। और किसान अभी तक अपने पैर पर खड़े होने की स्थिति में नहीं है। हालांकि जो अभी बाज़ार की किसानों की स्थिति है, सब्जियों के दाम इसलिए महंगे हो रहे हैं क्योंकि बाजार में अब सब्जियां पर्याप्त मात्रा में नहीं है। किसान अब उनकी खेती पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो गई थी और जिन किसानों की खेती थोड़ी बची थी वो अब अपने हिसाब से रेट कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महंगाई का भी असर अब सब्जियों पर देखने को मिल रहा है। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब्जियों पर भी इसका असर बखूबी देखने को पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के ही माध्यम से एक जिला से दूसरे जिला सब्जियों का आयात और निर्यात होता है। तो कहीं ना कहीं महंगाई का असर भी अब किसानों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी शुभम, लॉकडाउन की सबसे ज़्यादा मार हमारे देश के किसानों ने झेली है, तो ऐसे में अगर बात हम झारखंड की करें तो क्या राज्य सरकार किसानों के लिए किसी आर्थिक पैकेज का ऐलान कर सकती है जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिले?
देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही 4 जून को कैबिनेट की बैठक हुई थी। किसानों के हित में इसमें अभी फ़िलहाल तो कोई बात नहीं कही गई थी, लेकिन जब यास तूफान का कहर झारखंड से गुजर गया था, तब झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने झारखंड के उन तमाम किसानों से यह वादा किया था कि जो भी किसान का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी एक एक पाई की भरपाई झारखंड सरकार करेगी। अब यह देखना होगा कृषि मंत्री के जो वादे थे वो धरातल पर नज़र आते हैं या नहीं आते हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है, क्योंकि झारखंड के किसान आज उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्योंकि 10 जून के सुबह 6 बजे तक झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि समाप्त हो जाएगी। अगर झारखंड कंप्लीट अनलॉक की ओर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं झारखंड के किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत देने वाली बात होगी, और कहीं ना कहीं झारखंड सरकार भी इन बातों को समझ रही है। और इसी वजह से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आपदा प्रबंधन विभाग के तमाम पदाधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे झारखंड को अनलॉक की ओर ले जाया जा सके। जी शुक्रिया शुभम, आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो किसानों को अनलॉक 1 से काफ़ी राहत की उम्मीद है, क्योंकि लॉकडाउन की सबसे ज़्यादा मार तो सिर्फ हमारे देश के अन्नदाता किसानों ने ही झेली है। किस तरह से कोरोना का हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है, कृषि क्षेत्र पर भी कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया था उसका भारी नुकसान झेलना पड़ा है। तो ये थी आज की 3 बड़ी खबरें। एक बार आपको फिर से शॉर्ट में जल्दी से आपको 3 खबरें बता देते हैं। पहली खबर की हमने बात की कि बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया है, हालांकि अभी भी जो नाइट कर्फ्यू है वो जारी रहेगा। सीएम नीतीश कुमार ने इस बात की खुद ट्वीट कर जानकारी दी है। और आपको बता दें, दूसरी खबर थी कि बांका में एक मदरसे में विस्फोट हुआ। आज सुबह ये हादसा हुआ, अभी भी वहां पे अफरा तफरी मची हुई है। हालांकि ये विस्फोट किस वजह से हुआ है इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। वही तीसरी खबर हमने आपको बताई कि अनलॉक 1 से किसानों को अब राहत की उम्मीद है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लॉकडाउन की मार है वो हमारे किसानों ने झेली है। तो ऐसे में जब झारखंड धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में छूट दी गई है, तो किसानों को ये उम्मीद है कि उन्हें अब थोड़ी राहत मिल सकती है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।